स्वागत है आपका ईटीवी क्लासेस में। बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई के थर्ड फेज की परीक्षा भी होने वाली है। पहले वीडियो के बाद यह आपको दूसरा वीडियो प्राप्त हो रहा है और दूसरा वीडियो का यह विषय है हमारा इतिहास लेखन के काल विभाजन और नामकरण की समस्या। पहले भाग में हमने जाना पहले वीडियो में कि इतिहास लेखन की परंपरा में किन लोगों ने योगदान दिया है, पिछले साल हमारे प्रश्न किस तरह के आए थे। तो इस वीडियो में भी हम यह देखेंगे पूरे सामग्री को पढ़ने के बाद, पूरे तथ्य की जानकारी लेने के बाद कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। और इन दोनों रणनीतियों से तैयारी करने के बाद जब हम संपूर्ण आकलन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारी तैयारी बहुत ही संतोषजनक हो रही है और बहुत ही आसानी से आप एग्जाम को क्रैक करने में सफल भी होंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। आपको यह ध्यान देना है कि इतिहास लेखन में आपने यह जाना कि सबसे पहला जो इतिहास है वह गार्सा द तासी के द्वारा लिखा गया था, लेकिन जब काल विभाजन की बात करते हैं तो पहला नाम आता है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का। क्यों? क्योंकि इन्होंने काल विभाजन को मद्देनजर रखते हुए काल क्रम के अनुसार सारे कवियों और लेखकों को व्यवस्थित करके दिया था। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है, उन्होंने काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए अपनी पुस्तक, बार बार आप पुस्तक का नाम लेंगे तो आपको चीजें याद होती रहेंगी, द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 11 भागों में, ये ध्यान रखिएगा। कभी हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पूछ दे कि ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है वो कितने भागों में है, तो 11 भागों में। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभाजित करके दिया। चूंकि ये पहले पहल कर रहे थे काल विभाजन, तो जिस तरह के तथ्य इनके सामने आ रहे थे उसके आधार पर ये अपना विभाजन करते जा रहे थे। पहले पहल जो काम किया जाता है उसमें थोड़ी अच्छाई या थोड़ी कमियां रह जाती हैं, तो इस तरह से इन्होंने 11 भागों में इतिहास का काल विभाजन करके दिया। पहला जो इनका काल विभाजन है ये कहते हैं चारण काल। अब जब नामकरण आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि चारण काल आज के संदर्भ में हमारा आदिकाल है। तो जितने भी ब्रैकेट में आप नाम देख रहे हैं हरे रंग से, ये आज का प्रचलित नाम है। आपको समझने के लिए मैं बता रही हूँ, आपको केवल इस तरह के नाम याद रखने हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था। सवाल पूछ सकता है कि 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, यह नाम किस इतिहास लेखक के द्वारा दिया गया है। तो आपको ध्यान देना होगा कि यह नाम तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रस्तावित किया था। किसके लिए? भक्ति काल के लिए। तो इन्होंने कहा 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। इन्होंने विशेषता देखी रचनाओं में और इन्होंने काल का विभाजन किया। फिर ये विशेषता देखते हैं जायसी की प्रेम कविता, और अब पाएंगे कि आज जायसी जो है सूफी शाखा और भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। तो यह हमारा प्रचलित व्यवहार है, इस फैक्ट को याद रखने का। लेकिन आरंभिक रूप में उन्होंने जायसी की प्रेम कविता, इनका एक बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव रहा है हिंदी साहित्य पर। सो इन्होंने एक स्वतंत्र रूप से हिंदी साहित्य के काल विभाजन के रूप में प्रस्तुत किया। फिर ये कहते हैं ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ये भी आज हमारा सूरदास जो है ये भक्ति काल में आते हैं, और कृष्ण संप्रदाय में तो मीरा, रसखान, रैन तमाम लोग आए जा रहे हैं, लेकिन ये जो आते हैं मूल रूप से भक्ति काल के अंतर्गत ही हमारा। लेकिन उस वक्त इन्होंने देखा कि जायसी के बाद जो कृष्ण संप्रदाय है ब्रज का, वो काफ़ी प्रभावी है साहित्य पर। सो इन्होंने नामकरण किया। फिर ये कहते हैं मुगल दरबार। इसका भी आधार आप मान सकते हैं, राजनीति परिस्थिति के आधार पर ये करते हैं नामकरण। इन्होंने बहुत व्यापक प्रभाव देखा मुगल दरबार का। आपको पता है रीतिकाल के समय में जब पूरा मुगल साम्राज्य के एक छत्र राज्य के अंतर्गत शासन जो चलाया जा रहा था, उसमें कुछ साहित्य और कला के दृष्टिकोण से विकास बहुत होता है। तो उस मुगल दरबार का इन्होंने योगदान देखा और नामकरण किया। फिर तुलसीदास का व्यापक प्रभाव देखते हैं और सीधे सीधे तुलसीदास के नाम पर ही ये काल विभाजन करते हैं। तो ये भी हमारे भक्ति काल के अंतर्गत ही है, लेकिन इन्होंने इस तरह से नामकरण किया है। चारण काल, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास। उसके बाद ये कहते हैं रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो सवाल यहाँ से पूछता है कि ग्रियर्सन ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था। तो ये कहते हैं रीति काव्य। नामकरण के दृष्टिकोण से चारण काल और रीति काव्य ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला तथ्य है।
इसके अलावा सारे महत्वपूर्ण है, मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई और महत्वपूर्ण नहीं है। फिर देखिए ये तुलसीदास के बाद क्या करते हैं, अन्य परवर्ती। परवर्ती का मतलब होता है बाद के आने वाले लेखक। तो ये परवर्ती कह के रुक जाते हैं, ये नहीं कहते हैं कि परवर्ती कवि या लेखक, इस तरह से नहीं। इन्होंने देखा कि तुलसीदास के बाद भी तो बहुत सारे लेखक हैं जिनका योगदान है। फिर ये कहते हैं 18वीं शताब्दी, यानी इसका प्रवेश आधुनिक काल में आ चुका है। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान आता है उस समय, फिर महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान आता है। तो आप ये संपूर्णतः मान सकते हैं कि ये भारतेंदु काल के समय की कहानी है। भारतेंदु काल से पहले की जो रचना हो रही थी, आरंभिक आधुनिक साहित्य का जो निर्माण हो रहा था, तो ये कुल मिला के हमारा आधुनिक काल में आ जाता है। और जब कंपनी के शासन में हिंदुस्तान आता है तो पूर्णतः यह हमारा आधुनिक काल है। आप इसे आधुनिक काल मान सकते हैं आज के प्रचलित अर्थ में, क्योंकि हमारे मुख पे जो आदिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल इस तरह से बटा हुआ है ना, बसा हुआ है हमारी जुबान पे, तो हमें पीछे की चीज़ें याद करने में दिक्कत होंगी। सो आप आधार ले सकते हैं, लेकिन ये कुल मिला के 11 फैक्ट्स हैं जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने विभाजन करके हमें दिया है। अब आगे बात करते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। तो देखिए मिश्र बंधुओं की रचना का नाम क्या है, मिश्र बंधु विनोद। और इन्होंने केवल प्रारंभिक, माध्यमिक, उत्तर प्रारंभिक, उत्तर माध्यमिक इस तरह से विभाजन किया है। प्रारंभिक काल विक्रम संवत 700 से 1444, माध्यमिक काल विक्रम संवत 1444 से 1681। तो इस तरह से ये विक्रम संवत में विभाजन कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं अलंकृत काल, फिर ये कहते हैं परिवर्तन काल, और बाद में कहते हैं वर्तमान काल। यानी ये दोनों जो है हमारा आज का आधुनिक काल है। स्पष्ट रूप से आप इसको समझना चाहे तो इन्होंने 2 भागों में देखा है आधुनिक काल को। और ये अलंकृत काल क्या है, हमारा रीति काल है। तो सवाल पूछ देता है कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा, तो मिश्र बंधु ने कहा। और प्रारंभिक काल, ये माध्यमिक काल क्या है, मध्य में देखा इन्होंने, ये तो ये हमारा भक्ति काल है आज का, और ये तो आप जान ही सकते हैं आदि काल है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने विभाजन किया है। मूल रूप से ये नाम है जिन्होंने दिया है। काल आप देख सकते हैं, काल समय सीमा को लेकर आप बहुत अधिक परेशान नहीं होंगे कि आपको तिथि याद नहीं हो रही है। अगर सहजता से याद नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप जितनी सहजता से पढ़ेंगे आपके मन मस्तिष्क में वो चीज़ें बैठ जाएंगी, और जैसे ही ऑप्शन आपको सामने नजर आएगा आप उस सही आंसर पे टिक कर देंगे। तो इनका विभाजन का ये विशेषता है ना कि ये प्रारंभिक काल के अंतर्गत भी कह रहे हैं, पूर्व प्रारंभिक और उत्तर प्रारंभिक, यानी ये कहते हैं पूर्व प्रारंभिक और उत्तर प्रारंभिक कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं, इन्होंने जिस तरह से काल विभाजन किया है, आदिकाल आधुनिक काल तो आपको समझ में आ ही रहा है। यहाँ पर इन्होंने प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा, पूर्व प्रारंभिक और उत्तर प्रारंभिक काल। इनका सारा विभाजन इसी तरह से है। तो आपको विशेष तौर पे मैं बता देती हूँ, जैसे माध्यमिक काल भी है ना, तो ये पूर्व माध्यमिक और फिर उत्तर माध्यमिक काल में समय सीमा इनका यही है। इस समय को भी ये 2 भागों में तोड़ देते हैं, इसी तरह से ये भी 2 भागों में निकलता है। अलंकृत काल तो पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत, उत्तर मतलब बाद का अलंकृत, तो इन्होंने इस काल को भी 2 भागों में बांटा ही है। इसी तरह से ये आधुनिक काल को भी 2 भागों में बांट रहे हैं। इसी प्रवृत्ति पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तंज कसा था कि पूरे इतिहास को केवल पहले के और बाद के क्रम में बांट देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, मिश्र बंधुओं के इस तरह के विभाजन को देखकर। आगे बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और 900 वर्षों के इतिहास को और 400 स्पष्ट, यानी ग्रियर्सन का जो काल विभाजन था वो तो 11 भागों में आपको मिला, तो 400 स्पष्ट कालखंडों में विभाजित करने का श्रेय और सबसे आसान बनाने का श्रेय जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। तो इन्होंने पहले काल को क्या कहा, वीरगाथा काल। समय इनका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, किसी का समय आप याद करें ना करें, शुक्ल जी का समय बहुत जल्दी याद हो जाना चाहिए। 1050 से 1375 ईस्वी, प्रचलित अर्थ में हम आदिकाल कहते हैं। आप फिर ध्यान देंगे ये हमारा प्रचलित अर्थ है हरे रंग वाला, लेकिन ये आचार्य शुक्ल जी का, इन्होंने भक्ति काल कहा विक्रम संवत 1375 से 1700, रीति काल ये कहते हैं विक्रम संवत 1700 से 1900, और ये गद्य काल कहते हैं। आज प्रचलित अर्थ में हम आधुनिक काल कहते हैं,
लेकिन ये गद्य काल कहते हैं 1900 से 1984 को। और ध्यान देंगे गद्य काल में ये हिंदी गद्य के विकास यात्रा को ध्यान में रख के करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने किताब में पूरे गद्य काल यानी पूरे आधुनिक काल का स्पष्ट विभाजन नहीं किया है। स्पष्ट विभाजन बोले तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर, इस तरह से कोई विभाजन नहीं किया है। ये केवल गद्य काल कहकर कुछ रचनाओं का उल्लेख करके अपने इतिहास का समापन करते हैं। तो मूलतः ये रहा आचार्य शुक्ल जी का काल विभाजन, और एक तरह से ये नामकरण भी, क्योंकि ये तो हमारा प्रचलित अर्थ है। समय सीमा इनका याद रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं रामकुमार वर्मा का। इसलिए थोड़ा देख लेना आवश्यक है क्योंकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा बहुत हद तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पदचिन्हों पर चलते हैं, उनके नीति नियमों का उल्लेख करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको पता है ये सबसे बड़ा कि ये सबसे पहले ग्रियर्सन से प्रभावित थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और इन्होंने चारण काल जो नाम ग्रियर्सन ने प्रस्तावित किया उस पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी थी। लेकिन जब विवाद उत्पन्न हुआ और बाद में तथ्य सामने आए कि नहीं, यह चारण जाति के लोगों द्वारा कविता नहीं रची गई थी बल्कि ब्रह्मभट्ट जाति के द्वारा कविताएं रची गई थी और उनके द्वारा कविताएं मिलती हैं, तब इन्होंने थोड़ा और दिमाग लगाया और ये कहने लगे कि संधिकाल कहकर ये दो तरह से अपने अनुसंधान करते हैं। संधिकाल कहकर ये देखते हैं कि भाषा की संधि हो रही है, अवहट, अपभ्रंश, खड़ी बोली, हिंदी, इस तरह से प्राकृत, पाली, ये सब कुछ आरंभिक दौर में है, और फिर जो भाषा है या संस्कृति है वो मिल रही है, तो इन्होंने संधिकाल कहा। तो चारण काल, इन दोनों पे अपनी सहमति बनाई। समय सीमा को थोड़ा और पीछे लेकर जाते हैं ये। फिर भक्तिकाल, रीतिकाल ज्यों का त्यों करते हैं। आधुनिक काल ये कहते हैं कि भाई विक्रम संवत 1900 से अब तक चल रहा है। तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख विद्यार्थी वर्ग के लिए, अभ्यर्थियों के लिए और तमाम पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए डॉक्टर नगेंद्र जो हैं, इतने सरल, एक तरह से सबसे अच्छे गाइड के रूप में ये सामने आते हैं। और इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो हर तरह के विवाद से, हर तरह के ईस्वी, कोई 700 ले जाता है, कोई 1050 ले जाता है, कोई ईस्वी में बात कर रहा है, कोई विक्रम संवत में बात कर रहा है, इन सारे उलझनों को दूर करते हुए शताब्दी में बात करते हैं। तो 100 वर्षों के इतिहास में तो ईस्वी भी आ जाएंगे, विक्रम संवत भी आ जाएंगे, हर तरह का मत मतांतर आ जाता है। तो इन्होंने एक रेखा खींची, ये कहते हैं आदिकाल, 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, और बिल्कुल मानक है, शताब्दी के हिसाब से आप चलेंगे तो ये बहुत फैक्ट है। भक्ति काल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। फिर रीतिकाल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। 19वीं शती के मध्य तक आप देखेंगे भी आचार्य शुक्ल जी ने जो दिया है वो विक्रम संवत 1700 से 1900 दिया है, तो ये कहीं ना कहीं उस घेरे में आ जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जो मध्य मध्य ये ले रहे हैं ये बहुत हद तक काम कर रहा है। तो 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक, इनका जो आधुनिक काल है वो 19वीं शती के मध्य से अब तक चल रहा है। और सुस्पष्ट विभाजन आधुनिक काल का, पहला क्या, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल को हम क्या कहते हैं, भारतेंदु काल। एकदम सहजता से ये कहानी याद रखिए कि भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। पुनः जागना और सुधार के जागना, यानी उस वक्त जो भाषाई चेतना पे काम हो रही थी, अंग्रेजों का शासन था, तो भारतेंदु की रचना कि भारत दुर्दशा न देखी जाए या भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, या उनकी जो भी भाषा संबंधी चेतना हमें प्राप्त हो रही है उनकी लेखनी के माध्यम से, वो सब एक तरह से पूरे राष्ट्र को पुनः जगाने के लिए हो रहा होता है। और जब लोग जाग जाते हैं तो अब उसमें सुधार किया जा रहा होता है। व्याकरणिक दृष्टिकोण से भाषा को और पुष्ट बनाने, परिष्कृत करने के उद्देश्य से महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने अलख जगाया था, वह जागरण सुधार काल से जाना जाता है। तो भारतेंदु काल का समय है 1875 से 1900 ईस्वी, भारतेंदु काल, इसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। जागरण सुधार काल, जिसे हम द्विवेदी काल के नाम से जानते हैं, 1900 से 1918 ईस्वी। फिर आता है छायावाद काल, छायावादी युग जिसे कहते हैं, वो 1918 से 1938। और फिर छायावादोत्तर
अब छायावादोत्तर में आपको पता है कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समानांतर कविता, इस तरह से बहुत विभाजन चल रहा होता है। और ठीक यहीं से फिर अलग अलग विधाओं का भी जो विभाजन है वो शुरू हो जाता है। यहाँ तक तो ये कविता के आधार पर है, फिर कहानी का उद्भव, विकास, कहानी की विकास यात्रा, उपन्यास का, नाटक का थोड़ा विभाजित होने लग रहा है। तो इन्होंने छायावादोत्तर काल को विभाजित किया, प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक, उसके बाद लिखा नवलेखन काल 1953 से अब तक। तो छायावाद के बाद यहाँ से प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आपने विस्तार से पढ़ा होगा। इन सारी चीज़ों के बाद एक तरह से कविता का बहुत विभाजन देखने को मिलता है। जो मूल रूप से कविता को पढ़ते हैं उसके विभाजन को वो इतना डीपली जाते हैं, लेकिन इतिहास लेखन और काल विभाजन के संदर्भ में यह डॉक्टर नगेंद्र द्वारा प्रस्तावित काल विभाजन बहुत ही सटीक, बहुत ही सही और सुग्राह्य है। हम बहुत ही आसानी से इसे ग्रहण कर लेते हैं। यह तो रही संपूर्ण चर्चा इसकी। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य का नामकरण। तो मूल रूप से प्रचलित अर्थ तो हमारा यही है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, 4 सुस्पष्ट कालखंड में हमारा बटा हुआ है। फिर भी विचार कर लेते हैं कि आदिकाल को लेकर नामकरण की क्या समस्या उत्पन्न हुई थी। तो आपको मैं बता दूं कि नामकरण की जो समस्या है वो 2 कालों को लेकर आती है, आदिकाल और रीतिकाल। भक्तिकाल सभी विद्वानों द्वारा सहजता से स्वीकार कर लिया गया। आधुनिक काल को लेकर भी कोई विशेष माथापच्ची नहीं हुई, लेकिन इन 2 नामों में भी सबसे अधिक माथापच्ची अगर हुई है आदिकाल की। क्यों? पहले पहल भी घर में अगर किसी संतान का जन्म होता है तो मामा, बुआ, दादा, दादी, पूरे रिश्तेदार उनके घेर के खड़े हो जाते हैं कि भाई हम जो नाम प्रस्तावित कर रहे हैं वो स्वीकार्य हो जाए। तो ठीक उसी तरह से हिंदी साहित्य के पहले कालखंड की कहानी है। सभी लोग उत्साहित थे कि क्या नाम दिया जाए। अब इस उत्साह में आप देखिए कि पहला जो काल विभाजन है वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। उन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल। ठीक है। उसके बाद मिश्र बंधु आते हैं, इन्होंने क्या कहा था? प्रारंभिक काल। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, इन्होंने क्या कहा? वीरगाथा काल। राम कुमार वर्मा तो 2 नाम पे सहमति देते हैं, चारण काल भी कहते हैं, संधि काल भी कहते हैं। राहुल संकृत्यायन क्या कहते हैं? सिद्ध सामंत काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? बीजवपन काल। पुरानी हिंदी ये संज्ञा जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी देते हैं। तो इस तरह से इतने सारे नाम प्रस्तावित हो रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं ये थोड़े संदेह में पड़ जाएंगे कि इसका नाम याद करें। तो इतने सारे नामों को आप कहानियों के माध्यम से याद करेंगे तो ज़्यादा सटीक रहेगा कि आप इतिहास लेखन में जान ही चुके हैं। ये चारण काल कह रहे हैं, वो प्रारंभिक काल कह रहे हैं, मिश्र बंधु जो है वीरगाथा काल कह रहे हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कहानी तो बता ही चुकी हूँ। राहुल संकृत्यायन सिद्ध सामंत काल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ सिद्धों का प्रभाव है और सामंतों का बोलबाला है। जितने भी भाषाई कवि हैं वो सामंतों के दरबार में आश्रय पाते हैं। तो इन्होंने इन दोनों चीज़ों को जोड़ दिया और कहा सिद्ध सामंत काल। इसी आधार पर प्रभावित हो गए ना, ये संधि काल भी कहते हैं, भाषा के स्तर पे भी और प्रवृत्ति के स्तर पे भी। बीजवपन काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि जैसे पहले बीज बोने का काम किया जाता है और बीज बोने के बाद ही पौधा बड़ा होता है, उसमें फूल आते हैं, फिर फल लगते हैं, ठीक उसी तरह से हिंदी साहित्य उस काल में बीजवपन अवस्था में थी। सो उन्होंने कहा बीजवपन काल। आप यहाँ पर देखिए भक्ति काल का विभाजन, कोई विशेष द्वंद्व नहीं है, लेकिन आपको इस विभाजन को याद रखना होगा। तो हिंदी साहित्य जो कि आचार्य शुक्ल मध्यकाल के पूर्वार्ध को भक्ति काल की संज्ञा देते हैं और अन्य सभी विद्वान इस संज्ञा को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और इस काल के नामकरण को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन ये जो शाखा और उपशाखा है इसे ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक है। भक्ति काल की 2 शाखा निकल रही है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। कभी भी कवि का नाम पूछ देगा कि कौन किस शाखा के हैं। निर्गुण शाखा भी जो है 2 भागों में विभाजित हुई, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को हम प्रचलित व्यवहार में कहते हैं संत मत और प्रेमाश्रयी शाखा को प्रचलित अर्थ में हम कहते हैं सूफी मत। सूफी मत, ठीक है। और जैसे इधर आप नाम ले लीजिए कबीर, उदाहरण के लिए नानक देव साहब, रैदास, ये लोग संत मत में आते हैं। सूफी में सबसे प्रचलित नाम जो आता है वो आता है जायसी का, जिसका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। आप पूरा नाम बिल्कुल याद कीजिएगा।
तो इस तरह से विभाजन होता है। सगुण काव्य धारा में रामाश्रयी शाखा में आप सबसे प्रचलित नाम जो है वो तुलसीदास का लिख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो कि राम को आराध्य मानकर उनकी एक शाखा चलाते हैं। कृष्णाश्रयी शाखा में तो नाम का कोई अंत नहीं है। सूर है, मीरा है, रसखान है, वल्लभाचार्य हैं। तो इस तरह से आप कवियों के नाम से भी समझ सकते हैं भक्ति काल का विभाजन ये है। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए रीतिकाल का काल विभाजन। मध्यकाल के उत्तरार्ध को जो कि आचार्य शुक्ल जी रीतिकाल कहते हैं, मिश्र बंधु उसे क्या कहते हैं? अलंकृत काल। ठीक है, मिश्र बंधु उसे अलंकृत काल कहते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल उसे कला काल कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल कहते हैं। तो श्रृंगार काल क्यों कहते हैं, ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं इन नामों के पीछे आप पाएंगे कि सजावट, साज सज्जा, अलंकृत काल, अलंकार विभूषित करना। रसाल जी भी कह रहे हैं कलाकाल, कला से संपन्न है पूरा दरबार, पूरा साहित्य। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कह रहे हैं श्रृंगार काल, वो भी साज सज्जा पर केंद्रित है। सबसे व्यवहारिक नाम जो हमारे लिए स्वीकार्य हुआ रीतिकाल, इसलिए आचार्य शुक्ल ने तर्क दिया कि कहीं ना कहीं पूरे इस युग के साहित्य में एक नियम को फॉलो किया जा रहा है। एक नियम को लोग कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो नियम छंदों के मामले में हो, चाहे वो नियम दरबारों के साज सज्जा के मामले में हो, अलंकृत करने का नियम हो। तो कहीं ना कहीं इन्होंने रीति को केंद्र में पाया, चाहे किसी भी तरह की रीति हो। सो इन्होंने कह दिया रीतिकाल। इसीलिए सर्वसम्मति से प्रचलित अर्थ में हमारे बीच रीतिकाल ही नाम सर्वोपरि हुआ, विद्वानों के लिए स्वीकार्य हुआ। तो इसमें कोई खास नाम नहीं आते हैं, कुल मिला के अलंकृत काल, कला काल, श्रृंगार काल और रीतिकाल, इस तरह से। हाँ, आप ये ध्यान दे सकते हैं जो कि आपने पहले देखा था कि रीति काव्य किसने कहा था। ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ देती हूँ। आप काल विभाजन में जाइए, नामकरण के पीछे जाइए, मैं बतलाई हूँ कि रीति काव्य किसने कहा था। आप ये स्पष्ट रूप से उत्तर पा लेंगे। इससे अधिक विभाजन रीतिकाल का हमें प्राप्त नहीं होता है। अब बात करेंगे आधुनिक काल की। आधुनिक काल का जो विभाजन है वो पुनः यही डॉक्टर नगेंद्र वाला है। 19वीं शती के मध्य से अब तक चल रहा है। पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल, जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल, छायावाद काल, छायावादोत्तर प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। एक तरह से स्पष्ट रूप से आपने फिर से रिवाइज कर लिया काल विभाजन के साथ साथ नामकरण की प्रक्रिया को। तो ये तो रही पूरी चर्चा। अब बात करते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो यहाँ आप सवाल देखिए, प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया। ऑप्शन में यहाँ क्या है? ग्रियर्सन, रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपर्युक्त में से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इतना नाम आपने पढ़ लिया तो आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि सर्व प्रचलित नाम जो आदिकाल है, आदिकाल में बार बार हम आदिकाल कह के ही पुकारते हैं, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तावित है। क्यों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा कि आदि मतलब होता है शुरुआत, आरंभिक अवस्था। तो कोई कह रहा है प्रारंभिक काल, कोई कह रहा है चारण काल, कोई कह रहा है बीजवपन काल। इन्होंने कहा कि आदि शब्द, ये भारत की सनातन संस्कृति से उतरते हुए अध्ययन करते हुए प्रकांड विद्वान इन्होंने आदि शब्द का प्रयोग किया। जैसे हम कभी भी किसी कोई काम की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं आदिदेव का आवाहन किया जाए, यानी प्रथम पूज्य श्री गणेश को बुलाते हैं। तो आदि शब्द वहीं से लेकर आते हैं और कहते हैं कि हिंदी साहित्य की तमाम प्रवृत्ति इतिहास का ही स्वरूप अपने आदि अवस्था में है। तो ये नाम आदिकाल जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा प्रस्तावित हुआ और सर्वसम्मति से आज तक स्वीकार किया जा रहा है। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब आप यहां देखिए, दूसरा सवाल है भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है? स्पष्ट रूप से ऑप्शन में है 1350 से 1700, 1375 से 1700 विक्रम संवत। और ये देखिए सब विक्रम संवत में है। कभी कभी आपको उलझाने के लिए ऑप्शन यहाँ ईस्वी में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर ये जो विभाजन है ना, ये आचार्य शुक्ल के द्वारा किया गया है। तो वो 1050 से 1375 कहते हैं आदिकाल को, 1375 से 1700 जो है ये भक्ति काल को देते हैं। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही है। अब देखिए सवाल है, उत्तर मध्य काल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? आपको पता होगा अब यहाँ से एक नया सवाल भी उभर सकता है। आप ये अपने एक्सरसाइज के लिए देख सकते हैं कि उत्तर मध्य काल किसने कहा।
तो काल विभाजन वाले चार्ट में जाकर आप देखेंगे कि उत्तर मध्यकाल किसने कहा। बहरहाल इस सवाल का उत्तर आपको स्पष्ट रूप से ज्ञात होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अभी अभी हमने चर्चा की है कि उन्होंने रीति को, नियमों को, रीति रिवाज को कहीं ना कहीं केंद्र में पाया और काल का नामकरण किया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आप स्पष्ट रूप से सुनिएगा, मैंने बताया है आप लोगों को कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं वो 16वीं 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहते हैं और उन्हीं के द्वारा दिया गया नाम है। तो हम हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं? भक्ति काल को। और ये नाम किसके द्वारा प्रस्तावित है? ये भी उत्तर आपको प्राप्त हो चुका है। तो सवाल पलट के भी आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है। यहाँ पर आदिकाल, आधुनिक काल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल भक्ति काल है जो स्वर्ण युग कहलाता है। अगले सवाल की बात करें तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्य काल को किस नाम से अभिहित किया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। तो जब आप अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको तो इस सवाल का उत्तर मिल गया, ये तो पिछले बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये नाम किसने दिया, ये नाम किसने दिया, ये नाम किसने दिया। आप इस तरह से नाम लिख लिख कर बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। फिलहाल इस सवाल का उत्तर तो श्रृंगार काल है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। कला काल तो यहाँ रसाल जी का है, मैं यहाँ चलिए लिख भी देती हूँ, आप लोग स्पष्ट रूप से याद कर लीजिएगा। रीति काल क्या है? ये तो शुक्ल जी का नाम दिया गया है, शुक्ल जी। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण क्या किया है? तो स्पष्ट रूप से आपको याद रखना चाहिए, ऑप्शन में है आधुनिक काल, स्वतंत्रता काल, गद्य काल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये स्पष्ट रूप से बिना कोई कंफ्यूजन के गद्य काल उन्होंने कहा था। इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं बारीकियों से, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे सवाल काफी हेल्प करने वाले हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? पेचीदा है लेकिन कठिन नहीं है, आपने पढ़ा है, हमारी वीडियो में यह आपको बताया जा चुका है, मैंने बतलाया है। आप जल्दी से गेस कर सकते हैं मेरे बताने से पहले। फिलहाल ऑप्शन है मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, और इन दोनों को तो देखना ही नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीधा सीधा ब्रज का जो कृष्ण काव्य है, आपको याद होगा ग्रियर्सन ने 11 भागों में काल विभाजन किया है और जॉर्ज ग्रियर्सन ही है जो ब्रज का कृष्ण काव्य विभाजन कर रहे हैं। अब यहां से आपको अभ्यास के लिए याद रखना है कि अभ्यास के लिए मिश्र बंधु ने किस तरह से विभाजन किया, शुक्ल जी ने किस तरह से विभाजन किया, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर फिलहाल जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो जब आप जिस सवाल को सॉल्व करें उसी समय उसके बाकी ऑप्शन को भी ध्यान देखते हुए वहां से भी रिवीजन कर लिया करें। ये बहुत अच्छी आदत होती है एग्जाम को तैयारी करने के लिए। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? अब आप देखिए, आप बता सकते हैं राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिया था। आदिकाल को तो आचार्य हज़ार प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर ये बी ऑप्शन सही है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीरगाथा काल कहा था। इसका आप बताइए किस तरह से इन्होंने पुकारा था। तो ये रहे सवाल हमारे जो पूछे जाते हैं इस तरह के। पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? इस तरह के सवाल दोबारा आया है, इस तरह के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ श्रृंगार काल उत्तर होगा, फिर से ये पूछा गया है अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से। तो यह रही संपूर्ण चर्चा हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण को लेकर। और आपने देखा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो बहुत आसानी से आ जा रहे हैं, यानी आपको समय में बहुत अधिक नहीं उलझना है। समय आपको केवल ध्यान देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और डॉक्टर नगेंद्र का। इसके अलावा जितनी चर्चा अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से हो रही है ये बहुत ही पर्याप्त है, सटीक है कि आप अपने टीआरई की परीक्षा के लिए अच्छे से मार्क्स लाएं, अच्छे से एग्जाम को क्रैक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।